Hello everyone, let's continue with our nuclear chemistry, okay? In our previous lecture, we were discussing about stability of nucleus, right? Binding energy per nucleons and binding energy वाला concept clear हो गया. Ratio of neutrons and proton वाला concept आपका clear हो चुका है, right? इस concept के अंदर हम लोगों ने इसको 3 parts के अंदर पढ़ा था. स्टेबिलिटी बेल्ट के अकॉर्डिंग कुछ जो कुछ एलिमेंट्स अपर लाई कर रहे थे, कुछ एलिमेंट्स बिलो लाई कर रहे थे और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, राइट. 3 पॉइंट्स हम लोगों ने और आई कैन से दैट 3 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे. इन 3 केसेस के अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वे आउट्स बताए थे जिससे एक न्यूक्लियाई स्टेबल हो सकता है, राइट. इतना क्लियर है. उसके बाद मैंने आपको स्टेबिलिटी नंबर और मैजिक नंबर, स्टेबिलिटी नंबर और ऑफ नहीं और होगा मैजिक नंबर और स्टेबिलिटी नंबर्स आपको बता दिए गए थे. किसी भी एलिमेंट का, किसी भी न्यूक्लियाई का अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन मैजिक नंबर्स के इक्वल होगा तो वो वाले न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होंगे. व्हाट आर योर मैजिक नंबर्स? 2, 8, 20, 80, 28, 82, 50 and 126, right? These are your magic number. अगर आपको एग्जाम के अंदर कभी कोई क्वेश्चन अराइज होता है जिसके अंदर पूछा हुआ है कि कोई एलिमेंट स्टेबल है कि नहीं है, तो सिंपली यू हैव टू चेक वेदर देयर एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर अगर इन एलिमेंट्स के इक्वल हुआ तो वो वाला एलिमेंट सबसे, देखो जिसके दोनों के दोनों इक्वल होंगे, जिसके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों के दोनों मैजिक नंबर के इक्वल होंगे, वो वाले न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे. सबसे पहली प्रायोरिटी स्टेबिलिटी के अंदर हम उनको देंगे. सेकंड हम लोग उनको देंगे जिनके अंदर कोई एक इक्वल होगा, किसके? मैजिक नंबर के. और थर्ड में सबसे ज्यादा अनस्टेबल वो होंगे जिनका ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर मास नंबर कोई भी मैजिक नंबर के नंबर्स में से एक नहीं होगा. ठीक है, उनको हम क्या देंगे? लास्ट प्रायोरिटी देंगे अपनी. तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज अवर न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट. न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर अभी हम लोग मूव करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली इससे एज सच क्वेश्चन आए या ना आए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर ये है न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, आपको कितना ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है उस बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं थर्ड लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने थर्ड पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर फोर्सेस होती क्या है, इन सब की बस एक बार आप ये थ्योरी समझ लो. न्यूक्लियर फोर्सेस जो आपके एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी एज अ एक नया फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्क्राइब करके. ठीक है, उसने कहा था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसका एक्सचेंज होता है किसके? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में. ठीक है, उस पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से देयर इज सम interaction between your protons and neutrons which leads to the stability of your nuclei. ठीक है, ये अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा, पर मैं आपको धीरे धीरे इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ. सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्सेस आपकी जिसने डिस्कवर की थी बाय द यूजिंग ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल. ठीक है, वो पार्टिकल लिख लो किस किस बेसिस के ऊपर न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बोला गया है. ठीक है, आप लिख लो द न्यू फंडामेंटल पार्टिकल कॉल्ड बाय मीसोन. मीसोन, ठीक है, मीसोन को उसने 1935 के अंदर इन्वेंट किया. उसके अकॉर्डिंग जो आपका मीसोन था ना, इसका जो मास है
इसका मास 273 टाइम्स मोर देन योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इट मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और मे बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। आप इसके बारे में लिख लो, इस पार्टिकल के बारे में लिख लो। द मास ऑफ मीजोन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कहाँ पे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है मीजोन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, राइट। आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। मीजोन इज 273 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड it may have positive or negative or may be neutral, ठीक है। किसी की उसका हो सकता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड बाय कैसे कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पाई जीरो रिस्पेक्टिवली। गॉट इट। मीजोन के बारे में अभी आपको पता चल गया। अब आप इसकी एक बार थ्योरी सुन लो, ठीक है। द फोर्स विच होल्ड्स द न्यूक्लियन टुगेदर विद इन स्मॉल न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। मतलब कि जो आपकी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को होल्ड करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। व्हाट आर योर न्यूक्लियर फोर्सेस? न्यूक्लियर फोर्सेस होती क्या है, पहले तो आप वो लिख लो। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है? द फोर्स विच होल्ड द न्यूक्लियॉन्स ही लिख रही हूं मैं, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की जगह आई एम राइटिंग हियर न्यूक्लियॉन्स टुगेदर within the nucleus, within the small nucleus. उसको हम क्या कहते हैं, हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो फोर्स होती है ना, दीज फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके। ये न्यूक्लियर फोर्सेस का जो नेचर होता है, ये किस तरीके का होता है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ये अट्रैक्शन होता है इनके अंदर। एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, न्यूक्लियर फोर्स आर ऑफ अट्रैक्शंस। और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये आपकी रिपल्सिव नेचर वाली जो फोर्सेस होती है उनसे बहुत ज्यादा मच मच स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स आर फोर्स ऑफ, एक सेकेंड, forces are force of attractions, right। अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। आपने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आप लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी कि अट्रैक्शन कब होती है, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उनके बीच में होती है, राइट। बट जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी पॉजिटिव है पर कुछ नेगेटिव तो नहीं है, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती हैं, राइट। उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रेजेंट किस किस के बीच में हो सकती है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच में भी हो सकती है, ये
प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में भी हो सकती है, ये किसी के भी बीच में आपके प्रेजेंट हो सकती है। गॉट इट? मतलब कि ये जो फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी ये न्यूक्लियर फोर्सेस आपकी किस किस के बीच में प्रेजेंट है? दीज फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग, ये पॉइंट्स ना मतलब लिख लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि हम कभी कभी भूल भी जाते हैं। दीज फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, ओके, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, किसी के बीच में भी प्रेजेंट हो सकती है। मतलब इन सबके बीच में प्रेजेंट होती ही है, हो सकती नहीं है, होती ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं है। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ठीक है। आपको अगर इस पॉइंट के अंदर कंफ्यूजन हो रही हो कि ये प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और मैम ने अभी कहा कि जो ये फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस का नेचर कैसा है? इन फोर्सेस का नेचर है अट्रैक्टिव, राइट? तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्शन होनी चाहिए, राइट? इनके बीच में रिपल्शन होनी चाहिए, पर यहाँ पे अट्रैक्शन कैसी हो रही है? क्योंकि जो दो प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर, राइट? मैं अभी आपको ये फोर्सेस कैसी हैं, किस वजह से बन रही हैं, उस वो चीज में वो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। कैसे एक मीजॉन रोल प्ले करता है बिटवीन टू प्रोटॉन्स अट्रैक्शन, ओके, और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एक दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कैसे रोल प्ले कर रहा है, प्ले करेगा, जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें ये भी लिख लो, न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज फोर्सेस का मतलब है योर न्यूक्लियर फोर्सेस। These forces are not electrostatic, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज योर जो आपके प्रोटॉन्स हैं, वो तो क्या करते हैं, आपके प्रोटॉन्स के ऊपर आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, राइट? प्रोटॉन्स आर positively charged and neutrons are neutral, right? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हो न्यूट्रल। ओके, क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो आपकी ये फोर्सेस थी, अब ये वाली फोर्सेस हमारे पास कैसे आती, तो साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या डेफिनेशन दी, आप वो सुनो। जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, दे आर द रिजल्ट of exchange of meson between proton and neutrons, ठीक है। The meson keep on exchanging among nucleons very rapidly and holds the nucleus together. Got it? ये रीजन है। उसने कहा कि जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, उन न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो हमारा मीजोन है, एक नया फंडामेंटल पार्टिकल, वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में एक्सचेंज होता है। इतनी फास्ट एक्सचेंज करता है, राइट? इसकी रेंज होती है 10⁻24 पर सेकेंड, राइट? इतनी ज्यादा स्पीड होती है इसकी।
जो आपकी लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ होती है, राइट, मीटर पर सेकेंड, बट इसकी उससे भी कई गुना ज्यादा 10⁻24, राइट। इतनी ज्यादा स्पीड से ये दो एलिमेंट्स के बीच में आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके बीच में इतनी ज्यादा, न्यूट्रॉन बोल रही हूँ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में इतनी ज्यादा रेंज से एक्सचेंज होता है कि ये उन दोनों पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर, राइट, उनको स्कैटर्ड होने नहीं देता है। गॉट इट? अभी आप ये चीज थ्योरी के उससे भी लिख लो, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो उसमें लिख लो, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको ये चीज लिखवा देती हूँ। जो आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, result by the exchange of pi meson between proton and okay, got it? The meson keep on exchanging among nucleons very rapidly मतलब कितना का तेज, आप समझ जाना यार, ये रैपिडली लिखा है, राइट। स्पीड लिख लो 10⁻24 के उससे, ठीक है। एंड होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। ये कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, उन साइंटिस्ट का आप नाम लिख लो, ठीक है। युकावा, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था, डिस्कवर मीजोन योर पाई पार्टिकल, राइट। इन्होंने इस फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कवर किया। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में मीजोन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अभी तक की थ्योरी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। एक तो न्यूक्लियर फोर्सेस होती क्या है, ये वाली फोर्सेस मीजोन के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लेन की, इनका नेचर कैसा होता है, ये एग्जिस्ट किस किस के बीच में करती हैं, गॉट इट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सबके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। दे आर ऑफ एट्रैक्टिव नेचर, राइट, and these forces are responsible for holding nucleons together inside your small nucleus, okay। अब मैं आपको इसका वो, ये तो अभी आपने थ्योरी पढ़ ली, अब मैं आपको इनके रिएक्शन, मतलब कि कैसे एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में मीजोन एक्सचेंज हो रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके, चलो सुनो, मेरे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब इस प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनना है, ठीक है। इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन के बीच में अगर मैं लिख दूं एक्सचेंज हो रहा है, कैसे एक्सचेंज होगा, सुनो। ये वाला प्रोटॉन है, इस वाले प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की तरफ अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक पाई प्लस पार्टिकल जाएगा, कैसा जाएगा, एक पाई प्लस पार्टिकल जाएगा। क्यों यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि देखो आपको ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रखनी पड़ती है, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर मास 1 होता है, न्यूट्रॉन के अंदर भी 1 होता है, इसके अंदर चार्ज 0 होता है, इसके अंदर चार्ज +1 होता है, राइट। तो ये वाला +1 यहाँ पे कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ये इस वाले +1 के साथ बैलेंस हो रहा है, मास बैलेंस है, 1 and 1 मास बैलेंस है, राइट। सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। अगली इक्वेशन आप खुद लिखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन है
जब आपका प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के अंदर एक्सचेंज हो रहा है तो आपका क्या क्या होगा, एक साथ में मीजोन पॉजिटिव पार्टिकल भी क्या निकलेगा, ठीक है। जब आपका एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ जा रहा है, न्यूट्रॉन से अगर प्रोटॉन की तरफ जा रहा है तो कैसे, कौन सा वाला पार्टिकल निकलेगा, मीजोन निकलेगा, पर वो नेगेटिव चार्ज का होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर मास 1 होता है, चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन के पास मास मास 1 होता है, चार्ज भी +1 होता है। इस +1 को बैलेंस कर देंगे अगर मैं -1 के साथ, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी चार्ज कितना है, 0 है, राइट। आपको आपका LHS विल बी इक्वल्स टू योर RHS, ठीक है। RHS LHS इक्वल होने चाहिए चार्जेस में भी एज वेल एज इन योर मासेस, राइट। तो यहाँ पे आपका चार्ज 0 है, यहाँ पे भी चार्ज 0 हो गया, यहाँ पे मास 1 है, यहाँ पे भी मास 1 हो गया। दिस इज हाउ यू बैलेंस योर इक्वेशंस, ठीक है। ओके, या नेक्स्ट लिखो, अगर मेरे को एक प्रोटॉन के अंदर, मतलब बाकी आप उल्टा करके भी लिख सकते हो सेम रिएक्शंस को। अगर मैं एक प्रोटॉन के अंदर से, एक प्रोटॉन अगर आपका नेगेटिव मीजोन को एक्सेप्ट करता है तो भी वो एक न्यूट्रॉन दे देता है, राइट। इनके बीच में क्या यूज होगा, नेगेटिव मीजोन, क्योंकि यहाँ पे मास 1 है, +1 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, मास 0 है, नहीं, मास 1 है एंड चार्ज 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज बाय नेगेटिव मीजोन, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, मास इसका भी 1 है, न्यूट्रॉन का भी 1 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज हाउ योर मीजोन्स आर एक्सचेंजिंग, ठीक है, गॉट इट। इतना कुछ खास नहीं था, बट आप लोगों को मीजोन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मीजोन क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट होल्ड द न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन इनसाइड योर न्यूक्लियस, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, वो रेडियो एक्टिव डिके नहीं करता है। गॉट इट। मीजोन्स का चार्ज पता चल गया आपको, इनकी ये वाली थ्योरी आप लोगों को आई होप अभी अच्छे से क्लियर होगी होगी, ओके। यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई खत्म होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स थे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने थे, यहाँ पे ये अभी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें से आपको मैजिक नंबर्स बाय हार्ट होने चाहिए। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि अगर जिन एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन्स कम होते हैं तो वो क्या एमिट करते हैं, क्या कैप्चर करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीजोन के बारे में इतना पता होना चाहिए, मीजोन्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इनसाइड योर न्यूक्लियस, उनका फंक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी का तो आपको निकालना आनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी के जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट। मैंने आपको एक क्वेश्चन क्लास के अंदर बड़ा सा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज करके आपको वो सॉल्व कराया था, और कमिंग असाइनमेंट्स के अंदर हम और भी ज्यादा वो वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैं आपको नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज के बारे में करवाने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज कौन कौन सी होती हैं, खुद एक बार सोचो। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारी रेडियो एक्टिव रेज का मतलब है अल्फा रेज, बीटा एंड गामा रेज, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनते हैं, हम पूरा उसका वो डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको, मतलब पूरा का पूरा इसका जो थ्योरी थी, उसने एक बॉक्स लिया था, उस बॉक्स के अंदर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, उस सब्सटेंस से कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकले, उनकी डिफ्लेक्शन हुई, वो सारी की सारा पूरा का पूरा एक पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उस थ्योरी के बाद हर एक रे की
प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, उनका नेचर, वेलोसिटी, आयनाइजिंग पावर, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो सब की सब चीजें हम लोग इसके बाद कवर करने वाले हैं। हाँ, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, एक लेक्चर के अंदर ये सारी की सारी चीजें मैं रैप अप करवा दूंगी आप लोगों को। ओके, हम अभी लेक्चर्स के अंदर एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है, सो दैट जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट होगा और हम अपनी असाइनमेंट की तरफ मूव करें। ओके।